गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रोजी छापड़ा पीजीटी बायोलॉजी जीजीएचएस हसनपुर तावड़ू नूह से आज हम क्लास 11th बायोलॉजी में ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में आगे जानेंगे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स के बारे में। टाइडल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग अ नॉर्मल रेस्पिरेशन मीन्स कि नॉर्मली जब हम ब्रीथ इन करते हैं, सांस अंदर लेते हैं या सांस बाहर छोड़ते हैं, तो उसमें हम अप्रोक्सीमेटली 500 ml एयर जो है इनहेल करते हैं या एक्सहेल करते हैं, जिसे हम कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। दैट इज अप्रोक्सीमेटली 6000 to 8000 मिलीलीटर एयर पर मिनट। मतलब कि एक मिनट में हम कह लें या एक एवरेज हेल्दी ह्यूमन बीइंग जो है वो 6000 से 8000 मिलीलीटर एयर इनहेल करता है या एक्सहेल करता है। देन इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय अ फोर्सेबल इंस्पिरेशन मीन्स नॉर्मली तो हमने इनहेल कर लिया, उसके बाद और फोर्सफुली इंस्पिरेशन करने के बाद, इनहेलेशन के बाद एक हम एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अंदर ले सकते हैं, जिसे कहते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जिसका जो कि ऑन एन एवरेज होती है 2500 ml to 3000 ml। देन एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर बाय अ फोर्सेबल एक्सपिरेशन। उसी तरीके से जो फोर्सफुली एक्सलेशन पर जो एक्स्ट्रा एयर हम बाहर रिलीज कर सकते हैं, उसे कहते हैं एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, विच एवरेजेस टू 1000 ml to 1100 ml। देन रेजिडुअल वॉल्यूम RV, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर फोर्सेबल एक्सपिरेशन। फोर्सेबल एक्सपिरेशन के बाद भी लंग्स के अंदर जो वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट रहता है उसे रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। This averages around 1100 ml to 1200 ml means कि फोर्सफुल एक्सपिरेशन के बाद भी लंग्स के अंदर 1100 से 1200 मिलीलीटर एयर प्रेजेंट होती है और इसे कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। देन इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपिरेशन मीन्स कि जो नॉर्मली एयर एक्सहेल करने के बाद जो हम टोटल वॉल्यूम एयर की एक पर्सन इनहेल कर सकता है, उसे कहते हैं इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, जिसके अंदर इंक्लूड होती है हमारी टाइडल वॉल्यूम जो 500 ml है, राइट। और उसके साथ में इंस्पिरेटरी रिजर्व कैपेसिटी मींस एक नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद जो फोर्सिबली हम इनहेलेशन करते हैं। Then expiratory capacity, total volume of air a person can expire means exhale after a normal inspiration। Normal inspiration के बाद जो total volume of air एक person बाहर निकाल सकता है, रिलीज कर सकता है, उसे कहते हैं expiratory capacity, right? तो it includes tidal volume and expiratory reserve volume। Then functional residual capacity, volume of air that will remain in the lungs after a normal expiration। नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद जो एयर लंग्स के अंदर बचती है उसे हम बोलते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। देखिए रेजिडुअल कैपेसिटी क्या थी? अमाउंट ऑफ एयर या वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन लंग्स आफ्टर अ फोर्सफुल एक्सपिरेशन। तो और फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या है? वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपिरेशन। तो इन दोनों में डिफरेंस आ गया ना। जो रेजिडुअल कैपेसिटी है इट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट आफ्टर फोर्सफुल एक्सहेलेशन या एक्सपिरेशन मीन्स कि हमने फोर्सफुली हम जितनी एयर एक्सहेल कर सकते थे हमने की, उसके बाद हमारे लंग्स में जो एयर बची है वो है रेजिडुअल कैपेसिटी। और एक जो हम नॉर्मली ब्रीथ कर रहे हैं, नॉर्मली सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, उसमें हमने नॉर्मली ब्रीथ आउट किया, सांस छोड़ी, तो उसके बाद हमारे लंग्स में जो एयर प्रेजेंट है उसे हम कहते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, विच इंक्लूड्स ERV एंड RV। देन वाइटल कैपेसिटी, maximum volume of air a person can breathe in
आफ्टर फोर्स्ड एक्सपिरेशन, फोर्सफुली एक्सपिरेशन के बाद जो मैक्सिमम एयर एक पर्सन इनहेल कर सकता है, या फोर्सफुल इंस्पिरेशन के बाद मैक्सिमम एयर एक पर्सन ब्रीद आउट कर सकता है, उसे हम कहते हैं वाइटल कैपेसिटी. दिस इंक्लूड्स ERV, TV एंड IRV. टोटल लंग कैपेसिटी, total volume of air accommodated in the lungs at the end of forced inspiration. This includes RV, ERV, TV and IRV. Means के lung capacity मतलब कि lungs कितना air hold कर सकती हैं, तो ये क्या होते हैं? It is a total volume of air accommodated in the lungs at the end of forced इंस्पिरेशन. फोर्सफुल इनहेलेशन या इंस्पिरेशन के बाद हमारे लंग्स के अंदर जो टोटल अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं फोर्स्ड इंस्पिरेशन, उसे हम कहते हैं टोटल लंग कैपेसिटी. सो यहाँ तक बात हुई रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स की. अब हम आज का सेकंड टॉपिक करते हैं, वो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस. एक्सचेंज ऑफ गैसेस मीन्स कौन सी दो गैसेस का प्राइमरली एक्सचेंज होता है हमारी बॉडी में? राइट, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. सो जैसे कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि बेस्ड ऑन लोकेशन रेस्पिरेशन 3 टाइप्स का होता है. वो है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन एंड सेल्यूलर रेस्पिरेशन. सो आज के इस पार्ट में हम इंटरनल रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे. लेकिन इंटरनल रेस्पिरेशन जो है इसका मतलब है एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो कि हमारी बॉडी के अंदर हो रहा है. और एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है ये बेसिकली 2 साइड्स पे हो रहा है. और पहला है लंग्स एंड ब्लड, मतलब कि लंग्स के अंदर जो एल्वियोलाइज है जिनके अंदर प्राइमरली गैस एक्सचेंज होता है. गैस जो ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाइज में चली जाती है. लाइकवाइज ब्लड एंड टिश्यूज, मतलब कि जो ऑक्सीजन वाला ब्लड या ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो फिर लंग्स से हार्ट के लेफ्ट साइड से होता हुआ हमारी पूरी बॉडी में जाता है आर्टरीज के थ्रू. और वहाँ पे क्या होता है, ये ब्लड जो है टिश्यूज को ऑक्सीजन देता है और टिश्यूज से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है. तो जो इंटरनल रेस्पिरेशन है वो क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस. और इनकी बेसिक 2 साइड्स है. पहला है लंग्स, बिटवीन लंग्स एंड ब्लड, और दूसरा है बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज. सो ये जो गैसेस एक्सचेंज हो रहा है वो किस चीज़ की, वो कैसे हो रहा है? थ्रू डिफ्यूजन ऑफ गैसेस. अब जो डिफ्यूजन है वो क्या होता है? डिफ्यूजन इज द प्रोसेस इन विच अ गैसियस सब्सटेंस मूव्स फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन. मतलब एक गैसीय पदार्थ जो है वो अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है. राइट. सो जो ये डिफ्यूजन ऑफ गैसेस है ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. जैसे कि पहला फैक्टर है प्रेशर या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ द गैस. मतलब जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है उनका प्रेशर ग्रेडियंट या उनके प्रेशर्स में डिफरेंस. देन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस एंड थर्ड इज थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन. तो अगर हम इन फैक्टर्स की बात करें तो पहला फैक्टर क्या है? प्रेशर या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ गैसेस. राइट. अगर हम यहाँ पे प्रेशर ग्रेडियंट की बात करें ना तो यहाँ पे हम स्पेसिफिकली बात करते हैं पार्शियल प्रेशर की. मतलब कि टोटल एयर प्रेशर की बात नहीं, सिर्फ पार्शियल प्रेशर. पर पार्शियल प्रेशर होता क्या है? व्हाट इज पार्शियल प्रेशर? प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय एन इंडिविजुअल गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर. मींस एक इंडिविजुअल गैस पूरे एयर के मिक्सचर में जो उतना प्रेशर कंट्रीब्यूट कर रही है टोटल एयर प्रेशर में, उसे हम पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस कहेंगे. सो पहला फैक्टर क्या है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के पार्शियल प्रेशर्स में ग्रेडियंट होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए, जिससे वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में मूव कर सके. देन सेकेंड फैक्टर इज सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस. Solubility of carbon dioxide is 20 to 25% times more than solubility of oxygen. जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसकी solubility ऑक्सीजन से 20 to 25 टाइम्स ज़्यादा है. इसी वजह से डिफ्यूजन के टाइम पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मेम्ब्रेन से बहुत फास्टली डिफ्यूज हो जाती है इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन. देन थर्ड वन इज थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन.
थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन है वो 3 लेयर्स की बनी हुई है, और वो 3 लेयर, तो यहाँ पे आप देखिए कौन कौन से पार्ट्स हैं। ये लंग्स के अंदर एल्वियोलाई है जहाँ पे प्राइमरली गैस एक्सचेंज होता है, राइट। सो फर्स्ट मेम्ब्रेन तो जो है वो है थिन स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई, जो एल्वियोलाइज है इनकी लाइनिंग जो कि बनी होती है थिन स्क्वेमस एपिथेलियम की। देन सेकेंड वन इज एंडोथेलियम ऑफ एल्वियोलार कैपिलरीज, जो ब्लड कैपिलरीज एल्वियोलाइज को ब्लड सप्लाई कर रही है उनकी लाइनिंग हो गई। और थर्ड वन इज बेसमेंट सब्सटेंस इन बिटवीन देम, उनके बीच में जो बेसमेंट सब्सटेंस है। तो ये 3 लेयर्स बन गई जिनके थ्रू एयर गैसेस जो है वो डिफ्यूज होती हैं, राइट। और जो टोटल थिकनेस है इन तीनों मेम्ब्रेन्स की या डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की, वो 1 मिलीमीटर से भी कम होती है। देन अगर हम यहाँ बात करते हैं एल्वियोलाइज की, तो आप देखोगे कि जो एल्वियोलाइज होते हैं उनके अंदर, जैसे हमने डिस्कस किया था कि पार्शियल प्रेशर जो है वो मेन फैक्टर है जो कि गैसेस के डिफ्यूजन को अफेक्ट करता है, राइट। तो आप देख सकते हो एल्वियोलाइज के अंदर क्या है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 104 mmHg है और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर 40 mmHg है, राइट। और यहीं पे अगर हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करें तो यू रिमेम्बर कि पूरी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करके जो ब्लड हमारे लंग्स में जाता है उसे हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं, राइट। रीजन इज कि उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ऑक्सीजन के कंसंट्रेशन के से ज़्यादा होती है। तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है लंग्स में, उसके अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 40 mmHg है और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर 45 mmHg है। तो अगर हम एल्वियोलाई और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के पार्शियल प्रेशर्स को कंपेयर करेंगे तो हम देखेंगे कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों के पार्शियल प्रेशर में ग्रेडियंट क्रिएट हो गया, राइट। जैसे ऑक्सीजन को ही ले लो, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है 104 mmHg एल्वियोलाइज में, राइट। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना है, ओनली 40 mmHg। हायर कंसेंट्रेशन एल्वियोलाइज के अंदर है ऑक्सीजन की और लोअर कंसेंट्रेशन ब्लड के अंदर है। तो ऑक्सीजन जो है अपने हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन में चला जाता है, दैट इज एल्वियोलाइज से ब्लड में चला जाता है। और इसी का उल्टा होता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रही है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इसी का उल्टा होता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ब्लड में ज़्यादा है और एल्वियोलाइज में कम है, तो वो ब्लड से एल्वियोलाइज में चली जाती है। सो इस तरीके से ब्लड ने ऑक्सीजन अब ले ली और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर दी। अब ये जो ऑक्सीजन वाला ब्लड है इसे हम बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट। और ये हमारे हार्ट के लेफ्ट साइड में जाता है। लेफ्ट साइड से ये हमारी पूरी बॉडी में फिर सेल्स और टिश्यूज तक जाकर उन्हें ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। देन कम नेक्स्ट कि अब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारे बॉडी टिश्यूज तक पहुंच रहा है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है 95 mmHg, राइट। और कार्बन डाइऑक्साइड का है 40 mmHg। तो और अगर हम यहाँ पे अपने टिश्यूज की बात करें कि टिश्यूज में कितना है, तो बॉडी टिश्यूज के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है 40 mmHg विच इज लेस देन ब्लड, राइट। और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर है 45 mmHg जो कि अगेन ब्लड से ज़्यादा है। तो यहाँ पे एक रिवर्स कंडीशन हो गई, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हाई है, बॉडी टिश्यूज के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर लो है। तो ऑक्सीजन ब्लड से हमारे बॉडी टिश्यूज में डिफ्यूज हो जाती है। लाइकवाइज कार्बन डाइऑक्साइड के केस में क्या हो रहा है, ब्लड के अंदर पार्शियल प्रेशर कम है और बॉडी टिश्यूज के अंदर पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है। इस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे बॉडी टिश्यूज से डिफ्यूज होकर ब्लड में चली जाती है। और अब ये ब्लड कौन सा हो गया, ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड, राइट। अब ये ब्लड डीऑक्सीजनेटेड बन चुका है। देन ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस को अब हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। गैसेस ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर ट्रांसपोर्टेड वाया ब्लड। ब्लड किस टाइप का टिश्यू है, यस, ब्लड एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है जिसका काम बॉडी के अंदर डिफरेंट सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करना है।
Then 97% of oxygen is transported through RBCs and remaining 3% by blood plasma. Likewise, 20 to 25% of carbon dioxide is transported through RBCs. 70% as bicarbonates and rest 7% is dissolved state by blood plasma. Then ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन को हम डिस्कस करते हैं. आपको पता है ब्लड हमारा रेड कलर का क्यों नजर आता है? वाई ब्लड इज रेड इन कलर? ब्लड इज रेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन इज अ रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग पिगमेंट. हीमोग्लोबिन क्या है? एक रेड कलर्ड पिगमेंट है, आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है. ऑक्सीजन बाइंड्स हीमोग्लोबिन इन अ रिवर्सिबल मैनर टू फॉर्म ऑक्सीहीमोग्लोबिन. तो अभी जैसे हमने बात की थी कि 97% ऑफ ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू आरबीसीज. तो वो कैसे होता है? आरबीसीज के अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है और हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन के साथ एक रिवर्सिबल कॉम्प्लेक्स बनाता है जिसे कहते हैं ऑक्सीहीमोग्लोबिन. रिवर्सिबल कॉम्प्लेक्स से मतलब कि ऑक्सीजन जब हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करती है ऑक्सीहीमोग्लोबिन बना लेती है और फिर ये दोनों एक दूसरे से डिसोसिएट हो जाते हैं और दोनों के स्ट्रक्चर या फंक्शनिंग में कोई चेंज नहीं आता है. इसी तरीके से जो हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल है वो मैक्सिमम ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल्स के साथ बाइंड करके ऑक्सीहीमोग्लोबिन बना लेता है. बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इज रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन. और हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का जो बाइंडिंग है वो किस चीज पर डिपेंड करता है? ऑन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन प्राइमरीली. इसके अलावा भी कई फैक्टर्स हैं जो कि बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं ऑक्सीहीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन को. वो है पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, देन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर. सो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का जो बाइंडिंग है वो किन चीजों पर डिपेंड करता है? प्राइमरीली ऑन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, देन अदर फैक्टर्स आर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, hydrogen ion concentration and temperature. A sigmoid curve is obtained when percentage saturation of hemoglobin with oxygen is plotted against partial pressure of oxygen. Means ये एक sigmoid curve हमें मिलता है जब हम हीमोग्लोबिन के परसेंटेज सैचुरेशन को प्लॉट करते हैं ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर के अगेंस्ट, जिसे कहते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व. This curve is called oxygen dissociation curve. It is useful to study effect of partial pressure of carbon dioxide, hydrogen ion concentration on binding of oxygen with hemoglobin. Means जो oxygen dissociation curve है इसकी हेल्प से हम ये जान सकते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जो है वो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग को कैसे इफेक्ट करते हैं. अगर हम अब एल्वियोलाइज की बात करें तो एल्वियोलाइज में क्या हो रहा है? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज हाई, इट वाज अराउंड 104 mmHg, राइट, एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज लो. और वहीं पर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन लेस होती है और टेम्परेचर भी लो होता है. सो अगर हम दीज ऑल फैक्टर्स आर फेवरेबल फॉर बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन, सो फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन टेक्स प्लेस इन द लंग्स. तो लंग्स में क्या होता है? इस वजह से जो एयर ऑक्सीजन है वो एल्वियोलाइज से ब्लड में आती है और ब्लड में वो हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीहीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करती है. ऑन रीचिंग टिश्यूज, अब हम ये तो हुई एल्वियोलाइज की बात. टिश्यूज पे जब हम पहुंचते हैं टिश्यू लेवल पे तो वहां क्या होता है? वहां पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर लो हो जाता है टिश्यूज के अंदर, राइट, और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर क्या है? हाई हो जाता है. हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन हाई होती है, लाइकवाइज टेम्परेचर भी हाई होता है. सो दीज ऑल फैक्टर्स आर नाउ इन फेवर ऑफ डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन. मीन्स कि ये सारे के सारे फैक्टर्स जो है अब ये क्या इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि ऑक्सीहीमोग्लोबिन डिसोसिएट हो, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन अलग अलग हो जाए. सो यहाँ पे क्या होता है? ऑक्सीहीमोग्लोबिन डिसोसिएट हो जाता है ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन में, तो ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगी एंड इट डिफ्यूजेस टू टिश्यूज. ये डिफ्यूज करके टिश्यूज में चली जाती है
right? Then every 100 ml of oxygenated blood can deliver around 5 ml of oxygen to the tissues under normal physiological conditions. Now transport of carbon dioxide. तो हम एक बार फिर से याद करते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड जो थी वो 3 फॉर्म्स में हमारे ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रही थी, है ना. 20 to 25% of carbon dioxide is transported by RBCs as carb amino hemoglobin. कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, ये भी इट इज ड्यू टू पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. और ये कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन है वो किसके कारण बनता है? ड्यू टू पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. देखिए टिश्यू लेवल पे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर हाई है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर लो है, और इसी वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड है इट बाइंड्स विद हीमोग्लोबिन, राइट. तो इस तरीके से कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बनता है. 70% of carbon dioxide is transported in the form of bicarbonates, right? How it is converted into bicarbonates then? मतलब कि जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है ये बाइकार्बोनेट आयन में कन्वर्ट कैसे होती है? Conversion of carbon dioxide into bicarbonate ion is carried out by enzyme carbonic anhydrase. यस, हमारे ब्लड के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है जिसे कहते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज, विच प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल इन ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बोनिक एनहाइड्रेज इज फाउंड इन लार्ज क्वांटिटी इन हीमोग्लोबिन एंड इन स्मॉल अमाउंट इन प्लाज्मा. तो हीमोग्लोबिन के अंदर ये एंजाइम अबंडेंटली पाया जाता है और बहुत स्मॉल अमाउंट्स में प्लाज्मा के अंदर. ये करता क्या है? ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का रिएक्शन को कैटेलाइज करता है. ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से मिलाकर बनाता है कार्बोनिक एसिड H2CO3, विच इज देन फर्दर कन्वर्टेड इनटू बाइकार्बोनेट आयन एंड हाइड्रोजन आयन. और ये जो रिएक्शन है ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, मींस कि ये फॉरवर्ड भी मूव करता है और फिर जब फैक्टर्स में चेंजेस आते हैं तो ये बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन आयन से अगेन कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस करता है. एंड बोथ दीज reactions are catalyzed by enzyme carbonic anhydrase. टिश्यूज के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज हाई एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? लो, राइट. सो CO2 जो है इट डिफ्यूजेज इनटू RBCs एंड प्लाज्मा एंड फॉर्म बाइकार्बोनेट एंड हाइड्रोजन आयन विच इज देन ट्रांसपोर्टेड टू एल्वियोलाई. तो क्योंकि टिश्यूज के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर हाई है और ब्लड के अंदर लो है, तो वो टिश्यूज से कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारे ब्लड में मूव कर जाती है, जहां पे वो RBCs और प्लाज्मा के साथ रिएक्ट करती है, राइट, और बाइकार्बोनेट बनाती है और हाइड्रोजन आयन बनाती है, जिसे फिर हमारे ब्लड के थ्रू एल्वियोलाई तक पहुंचाया जाता है, राइट. और एल्वियोलाइज में क्या होता है? रिवर्स कंडीशन. रिवर्स कैसे? कि वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर जो है लो है, तो ये जो रिएक्शन था वो अब ऑपोजिट डायरेक्शन में, मींस रिवर्स डायरेक्शन में प्रोसीड करता है, जिसकी वजह से बाइकार्बोनेट आयन और हाइड्रोजन आयन मिलकर फिर क्या बना लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है इट इज देन रिलीज्ड आउट मींस इट डिफ्यूजेज इनटू एल्वियोलाई. ये एल्वियोलाइज में चली जाती है जहां से इसे एक्सेल कर दिया जाता है. Every 100 ml of deoxygenated blood delivers approximately 4 ml of carbon dioxide to the alveoli. Regulation of respiration. देखिए ह्यूमंस रेस्पिरेशन एक इनवॉलंटरी एक्टिविटी है. हमारा ब्रेन जो है इसको कंट्रोल करता है थ्रू रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर. रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इट इज लोकेटेड इन मेड्यूला. मेड्यूला जो है हमारे हाइंड ब्रेन का पार्ट है. ह्यूमन ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, राइट, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन. तो मेड्यूला कौन से पार्ट में है? हाइंड ब्रेन में. और ये हमारे बॉडी की इनवॉलंटरी एक्टिविटीज को रेगुलेट करता है. दिस रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम. मीन्स ये जो इनहेलेशन एक्सहेलेशन की हमारी साइकिल चलती है इसे रेस्पिरेटरी रिदम कहते हैं. सो ये रेस्पिरेटरी रिदम इट इज बेसिकली कंट्रोल्ड बाय मेड्यूला ऑब्लोंगाटा, या
is basically controlled by respiratory rhythm center, which is located in medulla oblongata. Then इसके अलावा न्यूमोटेक्सिक सेंटर भी प्रेजेंट होता है पॉन्स रीजन में. It is located in the pons region of the brain. It moderates the function of respiratory rhythm center. और ये जो न्यूमोटेक्सिक सेंटर है ये रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के फंक्शनिंग को मॉडरेट करता है. Neural signals from this center can reduce the duration of inspiration and thereby alter the respiratory rate. मीन्स कि ये रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को एक तरह से रेगुलेट करने में हेल्प करता है और इसके सिग्नल्स के कारण जो है हमारा इंस्पिरेशन का ड्यूरेशन रिड्यूस हो जाता है, जिससे रेस्पिरेटरी रेट में डिफरेंस आ जाता है. Likewise, a chemosensitive area is situated adjacent to the rhythm center, which is highly sensitive to CO2 and hydrogen ions. Increase in carbon dioxide and hydrogen ions activate these center. तो ब्लड में जब कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर और हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो जाते हैं तो ये कीमोसेंसिटिव एरिया जो है एक्टिवेट हो जाता है एंड इट सेंड्स सिग्नल टू रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, जो फिर उसके अप्रोप्रिएट एक्शन करता है हमारे रेस्पिरेटरी रिदम पे. It signals rhythm center, thus necessary adjustments are done in respiratory rhythm. Likewise, receptors associated with aortic arc and carotid artery also recognize changes in carbon dioxide and hydrogen ion concentration. जो हमारी अरोटा है और हमारी कैरोटिड आर्टरी है उस पे भी कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं जो कि ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन में के चेंज को सेंस करते हैं और उनकी इंफॉर्मेशन जो है सिग्नल्स के थ्रू रिदम सेंटर तक पहुंचाते हैं रेमेडियल एक्शन के लिए. रोल ऑफ ऑक्सीजन इन रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन रिदम इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट. ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कौन करता है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन. With this, our session ends here. Thank you.